सहारनपुर नगर में एक अशोक नाम का व्यक्ति अपने बीवी के साथ रहते थे। अशोक की बीवी का नाम पार्वती था। पार्वती और अशोक दोनों ही बहुत सरल स्वभाव के थे। अशोक का एक छोटा भाई था जिनका नाम नरेश था। नरेश पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे और अपने भैया भाभी का बहुत सम्मान किया करते थे। नरेश का ये लास्ट सेमेस्टर था जिसमें वो टॉप किया था और इसी वजह से उन्हें एक कंपनी से ऑफर आता है। आज नरेश का इंटरव्यू है। अगर वो इंटरव्यू में पास हो गया तो अच्छे से उसको नौकरी मिल जाएगी और अपनी लाइफ में वो सेटल हो जाएगा। सुनिए जी, आप इतना टेंशन ना लीजिए। नरेश भैया पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और हमेशा वो टॉप किए हैं, तो इंटरव्यू में तो ज़रूर पास होंगे। आखिर ऑफ़र जो आया था। तभी वहाँ पे नरेश आ जाता है। नरेश को देख के अशोक और पार्वती चौंक जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में कुछ था। भैया ये देखिए मेरा ज्वाइनिंग लेटर। मैं इंटरव्यू में पास हो गया। आपकी और भाभी की आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई। अगली ही सुबह से अशोक और नरेश दोनों लोग रेडी होके अपनी अपनी कंपनी के लिए जाने लगते हैं। फिर एक दिन पार्वती कहती है, नरेश भैया अब तो आपकी जॉब भी लग गई, वो भी अच्छी खासी सैलरी वाली। तो अब आप शादी कर लीजिए और अपनी लाइफ में सेटल हो जाइए। हमारा भी सपना पूरा कर दीजिए, देवरानी ला दीजिए। अरे भाभी आप ये क्या कह रही हो? अभी अभी तो जॉब लगी है, कुछ दिन तो जी लेने दीजिए, फिर शादी कर दीजिएगा। इतनी भी जल्दी क्या है? नरेश भैया एक बात बताइए, आपके भैया ज़िंदगी नहीं जी रहे अच्छी से क्या? उनकी शादी हो गई। हम औरतें आती हैं तो ज़िंदगी नरक कर देती हैं क्या? बहानेबाजी छोड़िए, कोई नज़र में हो तो बता दीजिए। शादी करने की एक उम्र होती है। नरेश के दिल की बात तो भाभी ने बोल ही दी, लेकिन नरेश कैसे बोले? सामने भैया जो खड़े थे। रोज की तरह आज फिर पार्वती अपने किचन में खड़े होकर अपना काम कर रही थी और किचन में अकेले देख के नरेश वहां आ जाता है अपने भाभी से बात करने के लिए। फिर हिचकिचाते हुए बोलता है, भाभी मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ नरेश भैया बोलो ना, क्या बात है? भाभी वो क्या है ना, मेरी कंपनी में एक लड़की जॉब करती है मेरे साथ, तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। ये बात मैं आपको बताने वाला था, लेकिन भैया थे सामने, इसीलिए नहीं बोल पाया। अगर आप लोग कहेंगे तभी मैं उस लड़की से शादी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। डिसीजन आपके हाथ में है भाभी। नरेश भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। हम लोग तो फालतू में रिलेशन में पंडित जी से बोल बोल के थक गए थे। आपके लायक कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी अच्छी सुंदर सुलझी हुई, क्योंकि आपके लायक तो आपके मनपसंद की लड़की ही जचेगी। और रही बात डिसीजन और आपके भैया की, तो आपके भैया और मैं तुम्हारे खुशी में ही खुशी देखते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तुम उनके सामने भी बोले होते ना तो पहले ही डिसीजन दे चुके होते। उस लड़की से बोलो अपने आप को रेडी रखे और अपने घर में बता दे, हम लोग उससे मिलने जल्दी ही जाएंगे। फिर क्या था, नरेश की शादी तो चटमानी पट ब्याह हो गया। सब कुछ रेडी था, फटाफट उनका ब्याह भी हो गया। नरेश की वाइफ सीता बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुंदर थी और नरेश की तरह सुलझी और समझदार भी। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमता था। जब भी वो लोग काम धाम करती थी तो साथ में क्या करती थी, काम धाम के साथ साथ तो उन लोग में गप्पे भी बहुत होते थे, बातचीत बहुत किया करती थी। बड़ी बहन की तरह मानती थी सीता अपनी जेठानी पार्वती को, और पार्वती भी सीता को छोटी बहन मानती थी। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में खड़ी रहती थी। शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे कि अचानक सीता की तबीयत खराब हो जाती है और सीता इतनी तेज से चिल्लाती है कि वहाँ पर पार्वती भी आ जाती है। पार्वती डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर आते हैं और फिर सीता का चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बहुत ही बड़ी खुशखबरी परिवार वालों को सुनाते हैं। सीता को कोई बीमारी नहीं थी, दरअसल वो पेट से थी। और इतनी बड़ी खबर सुन के सीता के परिवार वाले खुश हो जाते हैं। पार्वती को तो मानो जैसे पूरा दुनिया ही मिल गया हो, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इसी खुशी में पार्वती मीठा लेके आती है और परिवार वालों का मुंह मीठा कराती है।
अब से पार्वती सीता का और ध्यान रखने लगी और प्यार करने लगी और उसे कोई काम नहीं करने देती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सीता की माँ सीता से मिलने आती सीता, है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे कंडीशन में थोड़ा अपना ध्यान रखा करो। जब देखो तब तुम जेठानी के आगे पीछे घूमती रहती हो। अब अपनी जेठानी से थोड़ा दूरी बना लो, उससे दूर रहा करो। काम धाम बिल्कुल भी मत किया करो, अपनी जेठानी को करने दिया करो। एक तो उसको बच्चे उच्चे होते नहीं हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, अपनी जेठानी के आसपास ज़्यादा टाइम तक मत रहा करो। सब कहते हैं कि बाझन का साया अगर प्रेग्नेंट औरत पे पड़े तो उसके बच्चे खराब होने का डर रहता है। माँ प्लीज़ आप अपना ज्ञान ना अपने पास रखिए। मेरी जेठानी के बारे में एक शब्द भी मत कहिए। आपको मालूम नहीं है कि वो मुझसे कितना प्यार देवरानी करती नहीं, हैं, छोटी बहन मानती हैं। आप झूठ मूठ का उन पर इतना बड़ा शक क्यों कर रही हैं? और रही बात बच्चे का, तो वो भगवान का देन होता है। देखो सीता, मैं एक माँ हूँ और जो मुझे ठीक लगा मैंने वही कहा। बाकी तेरी मर्जी। हाँ, अपना ख्याल जरूर रखना। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पार्वती सीता से कहती है, सीता आज मैं बहुत खुश हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुझे पता है मैं भी माँ बनने वाली हूँ और ये सब तेरे शुभ कदमों से हुआ है। तो सचमुच में लक्ष्मी है लक्ष्मी। तेरे आते ही इस घर में खुशियों का बहार आ गया। शादी हुए कितने साल हो गए मुझे, लेकिन अभी तक माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन तेरे आते ही मुझे वो भी मिल गया। सच भाभी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे घर में अब दो दो बच्चे आएंगे। सच में बहुत ही अच्छी खबर है। आपने घर में सबको बताया कि नहीं? इतना कहते हुए खुशी के मारे सीता सबसे पहले अपनी माँ को ही फोन करके बताती है। सीता की माँ जैसे ही ये खबर सुनती हैं, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। बेवकूफ़ों वाली बात मत करो सीता, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारी जेठानी भी पेट से है। ये तुम्हारे लिए खुशखबरी होगी, लेकिन नादान हो तुम। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? मैं सोची थी तेरी जेठानी को बच्चा नहीं होगा तो तेरे बच्चे इस घर पे राज करेंगे। तू उसके प्रेगनेंसी पे इतनी ज़्यादा खुश कैसे हो सकती है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कहती हूँ ना उसको करो। अपनी जेठानी के बच्चे को उसके पेट में ही मार दो, अपने बच्चे का अगर भला चाहती हो तो। सीता के माँ की बात सीता के मन को भा जाती है और वो स्वार्थी हो जाती है अपने बच्चे के भविष्य को लेके। जैसे जैसे उसकी माँ कहती है, सीता करने को रेडी हो जाती है। फिर क्या था, सीता अपनी माँ की बातों को अपने मन में बैठा लेती है, या यूँ कहिए कि वो बैठ जाती है। अब से सीता अपनी जेठानी पार्वती से नफरत करने लगती है, जिसे वो बड़ी बहन मानती थी। अब से वो हमेशा मौका ढूंढती रहती है अपने जेठानी के बच्चे को खराब करने के लिए। कभी सीता अपने पैर से पार्वती को नीचे गिराने की कोशिश करती, तो कभी सीढ़ियों से धक्का देने की, लेकिन भगवान की कृपा से वो हर बार बच जाती थी। और इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन पार्वती अपने रूम में बैठ के आराम कर रही होती है। भाभी ये लीजिए ना, लड्डू बनाई थी आज आपके लिए और मैं अपने लिए भी। 9वां महीना हम दोनों का चल रहा है, ना जाने कब डिलीवरी का टाइम हो जाए, तो एक बार मीठा खा लेते हैं, उसके बाद तो वही खाना पड़ेगा ना जो डॉक्टर बोलेंगे। इतना कहते हुए सीता मीठा का प्लेट अपनी जेठानी पार्वती की तरफ कर देती है। सीता मीठा देने के बाद वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हट जाना चाहती थी और जल्दी जल्दी करके वहाँ से चली जाती है। जैसे ही पार्वती मीठा खाने जाती है, अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजने लगती है। पार्वती मीठा एक साइड रख के बातें करने लग जाती है। पार्वती बात करने में इतना बिजी हो जाती है कि मीठा खाना तो भूल ही गई। तभी वहाँ पे सीता आ जाती है और सीता मीठा उठा के खाने लग जाती है। मीठा इतना टेस्टी था कि सीता पूरा का पूरा मीठा अकेले ही खा जाती है। जैसे ही वो मीठा खा के फ्री होती है, अचानक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है, ये क्या, वो तो इसी मीठा में दवा मिला के रखी थी जो अपनी जेठानी के लिए रखी थी, प्रेगनेंसी खराब करने का।
अब सीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। तभी पार्वती की नज़र पड़ती है। वो दौड़ के अपने देवरानी सीता के पास आती है और अपने हस्बैंड को फ़ोन करके सारी बात बताती है। सीता को इस कंडीशन में देख करके पार्वती बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है, जिसकी वजह से उसे डिलीवरी पेन होने लगता है और वो भी तेज़ी से चिल्लाने लगती है। दोनों लोग को हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल आने के बाद अशोक और नरेश दोनों बहुत दुखी थे। दोनों लोग को सीता का ज़्यादा टेंशन लग रहा था। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं, अशोक जी, आपकी वाइफ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। और दूसरी तरफ आपके छोटे भाई नरेश की वाइफ का मिस कैरेज हो गया है और वो कभी अब माँ नहीं बन सकती। कुछ उल्टा सीधा चीज़ खाने से ऐसा हुआ है। उनकी जान बड़ी मुश्किल से हम बचा पाए हैं। ये सारी बातें नर्स जाके पार्वती को बता देती है, जिसको सुन के पार्वती भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर अशोक और नरेश भी आ जाते हैं। सुनिए जी, मुझे सारी बात पता चली है सीता के बारे में। इतना बड़ा हादसा हो गया, हमने कभी सोचा भी नहीं था। कितनी खुश थी वो अपने बच्चे को लेकर के। और डॉक्टर ने ये भी कहा है कि उसे अभी सारी बात ना बताया जाए, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। हमें नर्स ने सारी बात बता दी है। तो ऐसा कीजिए आप लोग कि मेरे बेटे को ले जाकर सीता के पास लिटा दीजिए। जैसे उसकी आंखें खुलेगी तो बेटे को देखकर खुश हो जाएगी। भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हो? माना कि दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है, लेकिन हम आपको आपके बच्चे से जुदा तो नहीं कर सकते। आपका बच्चा हम सीता के गोदी में कैसे डाल दें, कैसे इतना बड़ा पाप कर दें? हमसे ये नहीं होगा भाभी। नरेश भैया, बात करने का समय हमारे पास नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके बच्चे को ले जाकर के सीता के पास लिटा दीजिए, ताकि वो होश में आए तो बच्चे को देखे। हम अपनी बहन को खोना नहीं चाहते। बस जितना मैं कहती हूँ उतना चुपचाप आप करो। नरेश, इसे पाप नहीं कहते हैं। जैसा पार्वती कह रही है वैसा करो। बच्चा पार्वती के पास रहे या सीता के पास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रहेंगे तो हमारे ही घर में। और वैसे भी अगर आज सीता को कुछ हो गया तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? अशोक के मुंह से ऐसी बात सुन के नरेश बेटे को ले जाकर के सीता के पास लिटा देता है। और इधर अशोक अपनी बीवी पार्वती पे और गर्व करने लगता है। उसके त्याग, उसके साहसी और उसके बहादुरी पर अपने बच्चे को कोई इस तरह से जुदा नहीं करता। कुछ दिन के बाद पार्वती और सीता डिस्चार्ज होके अपने घर आ जाती हैं। एक दिन दोनों लोग अपने अपने बच्चे को गोदी में लेकर बैठे थे। पार्वती का नज़र तो बेटे से हट ही नहीं रहा था, लेकिन ये सब चीज़ें सीता को अच्छी नहीं लगती थी। हेलो माँ, तुझे पता है, पता नहीं क्यों भाभी मेरे ही बेटे को घूरती रहती हैं। अपनी बिटिया को गोदी में लिए रहेंगी, लेकिन नज़र मेरे ही बेटे पे रहती है। और जब देखो तब मेरा बेटा बीमार भी हो जाता है। पता नहीं भाभी की नज़र लग जाती है या फिर कुछ बात रहती है जिस वजह से वो बीमार हो जाता है। मुझे ना कभी कभी बहुत टेंशन होता है। सीता, तू मेरी बात मानती नहीं बेटी। मुझे अच्छे से परख है औरतों का। तेरी भाभी बहुत तगड़ी नज़र वाली है। तू ऐसा कर, अपने बेटे को लेकर कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ आ जा, नहीं तो फिर बेटे से हाथ धो बैठेगी। सीता अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुन के डर जाती है और अपने बच्चे को लेकर के अपने मायके जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। एक दिन सीता किसी काम से व्यस्त थी और उसका बेटा बहुत तेज रो रहा था। उसके रोने की आवाज़ पार्वती सुन लेती है और भागते हुए आती है, उसे अपनी गोदी में उठा के प्यार करने लगती है। तभी भागते हुए वहाँ पर सीता भी पहुँच जाती है। पार्वती को देख के वो आँख बबला हो जाती है। भाभी, मैं आ रही थी ना, इतनी भी जल्दी क्या थी? आके आप मेरे बेटे को उठा लेती हैं। क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हैं हाथ धो के? आपके पास आपकी बेटी है ना, आप उससे जितना प्यार जताना हो जताया कीजिए। अभी इसकी माँ जिंदा है, दीजिए मेरे बेटे को। आप ना मेरे बेटे से दूर रहा कीजिए।
आप देख नहीं रही हैं, आजकल मेरे बेटे की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जा रही है। मुझे तो डर लगता है कहीं आपकी नज़र मेरे बेटे को मार न डाले। पार्वती सीता की ऐसी बात सुन के निःशब्द थी। वो सिर्फ देखे जा रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी भी हो रही थी। और दूसरी साइड ये सारी बात नरेश सुन लेता है। नरेश चिल्लाते हुए सीता को चुप होने के लिए बोलता है। सीता और पार्वती दोनों चौंक जाते हैं नरेश को देख के। नरेश पास में आके खड़ा हो जाता है। पार्वती अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहाँ से चली जाती है। क्या जी, आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे थे? हाँ, आपको आजकल दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे बेटे की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कभी वॉमिटिंग करता है तो कभी पॉटी। आप लोग को समझ में नहीं आता है कि भाभी की नज़र कितनी तेज है। जब देखिए तब मेरे बेटे को ही घूरती रहती हैं। मेरा बेटा यहाँ पर सेफ नहीं है और इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है। अब मैं अपने बेटे को ले करके अपने मायके चली जाऊंगी, नहीं तो आपकी ये जो भाभी है ना, वो पक्का मेरे बेटे को नज़र लगा लगा के मार ही डालेंगी। बस करो सीता, बस करो, भगवान के लिए तुम चुप हो जाओ। तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है कोई अपनी बच्ची को कैसे मार सकता है? तुम्हें तो याद ही होगा ना, तुमने जब वो मिठाई खाई थी तो तुम ज़मीन पे गिर गई थी और तुम्हारे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। पता है उसके बाद क्या हुआ? तुम तो बेहोश पड़ी थी। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मालूम है। ये बच्चा जो तुम अपना कहती हो ना, ये भाभी का है। डॉक्टर के अनुसार तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में ही मर गया था और तुम कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए भाभी ने अपना बेटा तुम्हें दे दिया था। सारी सच्चाई सुनने के बाद सीता के पास कोई शब्द ही नहीं था। मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मैं कैसे भाभी को अपना चेहरा दिखाऊंगी? इतना बोलते हुए सीता रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। फिर नरेश अपनी बीवी को लेकर के अपनी भाभी के पास पहुंच जाता है। सीता पार्वती से कहती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मैंने आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। आज ही नहीं, पिछले कई महीनों से मैं आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रही हैं। चुपचाप सब सहती जा रही हैं और मुझे छोटी बहन का प्यार भी दे रही थी। भाभी, जो बच्चा मेरी गोदी में खेल रहा है वो आपका ही है। मुझे आज पता चला है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाभी। भाभी, आप अपना बच्चा दे के मेरी गोदी को हरी भरी कर दी और एक मैं पापिन जो आपके ही कोख उजाड़ने चली थी। पता है उस दिन जो मीठा मैंने आपके लिए दिया था ना, उसमें प्रेगनेंसी ख़राब करने की दवा मैंने ही मिलाई थी, जो भगवान मुझे ही खिला दिए। मेरी मति भ्रष्ट कर दिए और मैं ही खा ली। आज वो कंडीशन है कि मैं बाझन हो गई। प्लीज़ प्लीज़ भाभी, आप मुझसे मेरा बच्चा मत छीनिएगा। इतना कहते हुए सीता रोने लग जाती है। सीता को रोते देख पार्वती सीता की हर गलती को माफ़ कर देती है। आखिरकार वो उसे छोटी बहन मानती थी, दिल से मानती थी। कभी भी वो उसे अपनी देवरानी नहीं मानी थी। उसे चुप कराते हुए कहती है, सीता चुप हो जाओ, वो बच्चा तुम्हारा ही है। मैं कभी भी तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनूंगी। सीता, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दूसरों के साथ गलत मत करना, क्योंकि सारी चीज़ भगवान देखता है। तुमने गलत किया, तुम्हें उसका परिणाम मिला। पार्वती इतना बोलते हुए सीता को अपने गले से लगा लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब